फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो 90 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते चलना है। हमारा यही उद्देश्य है कि आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते चलें, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो आगे के क्वेश्चंस हम लेकर यहाँ पर आए हैं आप सभी के सामने। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, दिवस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे आज 22 मई यानी कि 22 मई है और आपको पता होना चाहिए पर्यावरण से संबंधित आज का जो दिवस है वो कौन सा दिवस है। तो आज जैव विविधता दिवस के रूप में 22 मई मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। बहुत सी शिफ्ट में क्वेश्चंस आना है, पेपर होना है, तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो आज 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो जीवों की में वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं, जितने प्रकार के भी दुनिया में जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जाए और जैव विविधता को बनाए रखा जाए, जिससे कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। तो जो जातियां विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई हैं उनके संरक्षण के प्रयास के लिए और जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो सरोवर या झील में कौन तेजी से वृद्धि करते हैं, चार ऑप्शंस आपको दिए गए, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी और नागफनी। देखिए, जो झील है या सरोवर है उसमें बहुत स्पीड से कौन वृद्धि करता है, जो उसमें जलकुंभी लगी हुई होती है वो बहुत स्पीड से ये अपना वृद्धि करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन में किस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता। तो मृदा संरक्षण को तो इसके अंतर्गत रखा जाता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। वन संरक्षण भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है और जल संरक्षण भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो राजनीतिक संरक्षण है उसका दूर दूर तक पर्यावरण से कोई भी संबंध नहीं है और हमारा यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय वन्य प्राणी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वन्य प्राणी है वो क्या है, आपको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है। गांधीनगर किस नदी पर बसा हुआ है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, साबरमती, लूनी, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो गांधीनगर जो है वो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में है। तो जो प्रमुख अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर हैं, किस राज्य में है, ये आपको पता होना बहुत आवश्यक है पर्यावरण के लिहाज से। तो सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है, चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कर्नाटक। तो ये गलत है क्योंकि सरिस्का अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में नहीं है और ना ही वो तमिलनाडु में है। ये अभयारण्य जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, छायापथ या फिर गैलेक्सी क्या है, राजनीतिकों का एक दल। तो ये तो गलत है। सिनेमा अभिनेताओं का समूह, तो ये भी गलत है। सौर परिवार में ग्रहपुंज, ग्रहों का समूह, तो ये भी गलत है। गैलेक्सी जो है वो अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र पुंज हैं जिनको हम छायापथ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 लिखा हुआ है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरी रूप है। तो क्वार्टजाइट जो है वो किसका रूपांतरण है ये बताना है आपको, ग्रेनाइट का, बेसाल्ट का, चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। तो जो क्वार्टजाइट है वो बलुआ पत्थर का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ट्विन प्लैनेट किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी से मिलता जुलता है और इस कारण से इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेघा पाटकर संबंधित हैं। मेघा पाटकर किससे संबंधित है? एपिको आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कृषि आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में सामने आया था और समाजसेवी के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था किसने? मेघा पाटकर ने। तो मेघा पाटकर संबंधित हैं, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। देखिए वन के जो पेड़ हैं उनकी छाल पर क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मॉस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है जिसमें दो जीव साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो पेड़ की छाल पर ये मिलते हैं और ये पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और इसके अलावा पेड़ को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो दोनों साथ साथ जीवन यापन करते रहते हैं। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आयोजन हुआ था जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का, ये कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है WWF वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड फंड एन का प्रतीक चिन्ह है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई शेर, महाकाय पांडा, कस्तूरी मृग या फिर भारतीय जंगली गधा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो WWF एन जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? पांडा का, ठीक है ना, महाकाय पांडा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ क्योटो सम्मेलन को आयोजन वर्ष है। क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया, कौन से सन में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो 4 विकल्प हैं। 1991 तो ये गलत है, 1996 ये भी गलत है और 2001 ये भी गलत है। क्योटो सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था 1997 यानी कि 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो हैदराबाद जो है वहाँ पर एक हुसैन सागर नाम से झील रही, लेकिन किस जीव की वृद्धि के कारण वो नष्ट होती गई, उस जीव का आपको नाम बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। तो जो जलकुंभी है वो जल में बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है और इसके माध्यम से जो प्राकृतिक झील हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो जलकुंभी के कारण हुसैन सागर झील को क्षति हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध कौन नहीं है ये आपको बताना है। UNEP जो है वो तो पर्यावरण से संबद्ध है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ग्रीन पीस ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और WWF जो है वो भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, लेकिन जो रेड क्रॉस है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की गई थी इसलिए कि विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उनमें लोगों की सहायता की जाए, और इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। अगला प्रश्न लिखा हुआ है देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है ये आपको बताना है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MP वर्ग 3 के लिहाज से भी, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर किसी प्रांत में है तो वो प्रांत है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु भी नहीं है, ना उत्तरांचल है और ना ही झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है विश्व तापमान में वृद्धि। विश्व के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, और इस ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम क्या है? वर्षा की कमी, बिल्कुल जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है, जलवायु में परिवर्तन भी हो रहा है और सूखा, अकाल और बाढ़ जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 110 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हैं? ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। देखिए 4 प्रकार के पौधे होते हैं क्षेत्रों के आधार पर। जो जल में उगते हैं पौधे उनको बोलते हैं जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स। ऐसे पौधे जो कि दलदली भूमि में उगते हैं या फिर लवण युक्त भूमि में उगते हैं उनको लवणोद्भिद पौधे बोलते हैं या फिर इनको हम हेलोफाइट्स भी बोलते हैं। तीसरा प्रकार जो है ऐसे पौधे जो कि एक प्रकार के ऐसे वातावरण में उगते हैं, स्थलीय वातावरण में, जो कि जहाँ पर ना तो जल की अधिकता होती है और ना ही जल की कमी, ऐसे पौधे मीजोस्फीयर या फिर समोद्भिद पौधे कहलाते हैं। और चौथा जो होता है मरुस्थल या रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, तो इन पौधों को बोला जाता है मरुद्भिद पौधे या फिर जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल अनुशासिक, द्विअनुशासिक, संकुचित या फिर बहुअनुशासिक, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है और इसमें जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बहुअनुशासिक। हर तरह से अनुशासन में और संतुलन में रहकर हमें पर्यावरण अध्ययन को समझना पड़ता है और उसको अपनाना पड़ता है। इस कारण से ये बहुअनुशासनिक प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है समुद्री जल में नहीं पाया जाने वाला जीव है। तो समुद्री जल में कौन नहीं पाया जाता है वो आपको बताना है, ना कि आपको ये बताना है कि कौन जीव पाया जाता है। तो तारा मछली ये तो समुद्री जल में पाई जाती है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ऑक्टोपस भी समुद्री जल में पाया जाता है, तो ये भी गलत है। और विद्युत मछली ये भी समुद्री जल में पाई जाती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है और ये समुद्री जल में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए पीएच मान के बारे में हम थोड़ा समझ लें। पीएच पैमाना या पीएच स्केल होता है एक, जो कि वैज्ञानिक सोरेनसन ने दिया हुआ था और ये एक स्केल साधारण स्केल की तरह ही होता है। इसमें 1 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं। अगर 7 से कम है, 7 से कम यानी कि 1 से लेकर 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 7 के बीच है तो अम्लीय प्रकृति होती है किसी भी चीज़ की। और 7 से 14 के बीच रहेगा तो वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर पूरा 7 है तो वो ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। तो जैसे कि शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल में अगर आपने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है तो वो उसका पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। लेकिन जो खट्टे पदार्थ हैं जैसे कि नींबू है या फिर टमाटर है, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इनका पीएच मान 7 से कैसा होता है? कम होता है। और जैसे कि रक्त है, तो रक्त का पीएच मान थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रक्त नमकीन जैसा उसका स्वाद होता है, इस कारण से इसका जो पीएच मान 7 से थोड़ा ज़्यादा 7.4 होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से 14 के बीच यानी कि 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और पूरा 7 है तो ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। और जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर किसी एक चीज़ का पीएच मान 8 है और दूसरी का 12 है तो 12 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। इसी तरह 7 से जितना हम कम होते जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे कि किसी चीज़ का पीएच मान 6 है और एक दूसरी चीज़ का 2 है, तो जिसका 2 होगा वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होगी। तो ये पीएच पैमाना सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर इसे हम अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। तो 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 5 से 6 से कम, 5-6 से कम या फिर 8 से कम, 4 से कम या फिर 9 से कम। देखिए अम्ल वर्षा कब होगी? जब वो अम्लीय प्रकृति की होगी, पानी अम्लीय होगा। तो 9 से कम तो यहाँ पे गलत हो जाए क्योंकि 7 से ऊपर क्षारीय होता है। 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 भी क्षारीय हो जाता है। 4 से कम और 5-6 से कम, तो यहाँ पर अब 2 में से किसी एक का चयन करना है। तो अम्ल वर्षा जो होती है उसमें कब अम्ल वर्षा हम उसको कहते हैं? जब उस पानी का पीएच मान 5-6 से कम हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन वो कहलाते हैं जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो तरंग ऊर्जा, खनिज तेल, पवन ऊर्जा और
सौर ऊर्जा। इन चार में से एक का आपको चयन करना है। तो सौर ऊर्जा का तो हम उपयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता, और ना ही तरंग ऊर्जा ख़त्म होती है और ना ही पवन ऊर्जा। लेकिन जो खनिज तेल हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि, वो जीवाश्म ईंधन के रूप में निकाले जाते हैं और एक समय बाद ये क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? बालू, ये तो गलत है। चिकनी मिट्टी, तो ये भी गलत है। और बजरी तो बिल्कुल भी नहीं। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? तो सबसे ज़्यादा असंतुलन कौन बढ़ा रहा है? तो आप इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि प्रकृति में असंतुलन जो बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार कोई और जीव जंतु नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। पेड़ पौधे तो कभी भी असंतुलन बढ़ाते ही नहीं हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीव जंतु भी बहुत कुछ सीमा तक प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए जीवमंडल को सबसे ज़्यादा असंतुलित कर रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसका खामियाजा मानव को ही भुगतना पड़ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कौन जैवमंडल को सबसे ज़्यादा असंतुलित करता है? तो इसका सही उत्तर है मानव। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का लिखा हुआ है, यूकेलिप्टिस यानी कि सफ़ेदा मूलतः किस देश का पादप है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर फिलीपींस। तो यूकेलिप्टिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मूल पादप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन, अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है। अभी हमने पीएच के बारे में डिटेल से समझा था, तो आप बता सकते हैं कि पीएच मान में सबसे ज़्यादा क्षारीय कब होता है? जब 7 से आगे बढ़ते हैं और कहाँ तक जाता है? 14 तक। तो 14 पर ही सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।